पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न दिए गए थे जिसका उत्तर निम्नलिखित है। पहला प्रश्न था ऑफियोग्लोसन में दैहिक गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 1260। दूसरा प्रश्न था युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा 3 प्रकार के। तीसरा और अंतिम प्रश्न था मनुष्य में किस प्रकार का युग्मक पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा अंड युग्मक। अंड युग्मक प्रकार की युग्मक मनुष्य में पाया जाता है। चलिए आज के टॉपिक को समझते हैं। पिछले वीडियो में हम लैंगिक जनन की घटना को समझ रहे थे। उसमें देखे थे कि लैंगिक जनन की जो घटना होती है वह 3 घटनाओं में पूरा होता है। पहला था निषेचन पूर्व घटना, और उन घटनाओं में युग्मक का निर्माण हो रहा था और युग्मक का स्थानांतरण हुआ था। अब आगे देखते हैं दूसरा जो घटना आता है वह है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, निषेचन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। निषेचन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक, मेल गैमेट जिसे कहते हैं, नर युग्मक व मादा युग्मक मतलब फीमेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे से संलयित करते हैं। निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं और इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं, गैमेट फ्यूजन कहते हैं। गैमेट मिल रहा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? गैमेट फ्यूजन कहते हैं। और इसके बाद द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ध्यान से सुनिए, निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते हैं। इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। इसके बाद द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसे सिंगैमी भी कहते हैं। ये जो निषेचन है इसे दूसरे शब्दों में सिंगैमी भी कहते हैं। आइए देखते हैं निषेचन के प्रकार को। निषेचन के प्रकार को समझते हैं। निषेचन 2 प्रकार के होता है। निषेचन 2 प्रकार के होता है। पहला है आंतरिक निषेचन, जिसे हम अंतः निषेचन भी कहते हैं। पहला क्या है हमारा? आंतरिक निषेचन, जिसे हम अंतः निषेचन भी कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दूसरा है बाह्य निषेचन, जिसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पहला है हमारा आंतरिक निषेचन, दूसरा है बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दोनों को बारी बारी से आइए डिफिनीशन के साथ समझते हैं। पहला है आंतरिक निषेचन, जब नर युग्मक व मादा युग्मक, ध्यान से समझिए, जब नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन जीव शरीर के अंदर होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, वह भी शरीर के अंदर, जीव के शरीर के अंदर मिलते हैं। अर्थात जीव शरीर के अंदर होने वाले निषेचन की क्रिया को ही आंतरिक निषेचन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जीव शरीर के अंदर होने वाले निषेचन की क्रिया को आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, गाय में आंतरिक निषेचन होता है, स्तनधारी जितने भी है उन सभी में आंतरिक निषेचन होता है। इसके अलावा पक्षियों में, सरीसृप में व पौधे और कवक में आंतरिक निषेचन देखा जाता है। आइए निषेचन की अगली प्रक्रिया बाह्य निषेचन को समझते हैं। यह क्या होता है देखते हैं। जब नर युग्मक व मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन जीव शरीर के बाहर होता है, मतलब जब नर युग्मक मादा युग्मक से
जीव शरीर के बाहर मिलते हैं, है ना। अर्थात हम कह सकते हैं जीव शरीर के बाहर होने वाले निषेचन क्रिया को, जीव शरीर के बाहर होने वाले निषेचन क्रिया को बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे उभयचर प्राणी, जो प्राणी स्थल पर भी जीवित रह सकता है और जल में भी जीवित रह सकता है। जैसे मेढक की बात कर ले, ठीक है। मेढक को आप देखिएगा, यह स्थल पर भी रह लेता है, यह जल में भी रह लेता है। इसमें बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। इसके अलावा मछलियों में व शैवाल में बाह्य निषेचन की क्रिया होता है। आइए समझते हैं एक और निषेचन, बहुत ही अच्छा नाम है इसका, जिसका देखिए अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। अनिषेक जनन किसे कहते हैं, इस तरह से आपका प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए जब बिना निषेचन के ही, ध्यान दीजिएगा, जब बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण होता है, यह प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाता है। जब बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण होता है, यह प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाता है। जैसे मधुमक्खी, हमने पिछले वीडियो में समझाया है, मधुमक्खी किसी छाते की बात करते हैं। किसी छाता में मधुमक्खी जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और एक होता है कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। तो उसमें हमने बताया था कि रानी मधुमक्खी जो होती है बिना निषेचन किए ही अगुणित अनिषेचित अंडे देती है, और उस अनिषेचित अंडे से नर मधुमक्खी या ड्रोन बनते हैं। उस अनिषेचित अंडे से नर मधुमक्खी या ड्रोन बनते हैं। देखिए यहाँ रानी मधुमक्खी अनिषेचित अंडे देती है और इस अनिषेचित अंडे से नर मधुमक्खी या ड्रोन बनते हैं, ठीक है। फिर क्या करती है कि रानी मधुमक्खी अगली बार में फिर से निषेचित अंडे देती है, एन होता है, अगुणित होता है, और ये जो नर मधुमक्खी बना लेती है उसके युग्मक एन होते हैं। दोनों युग्मक मिलाकर के फिर 2n बनता है और इससे नए मधुमक्खी कार्यकर्ता या श्रमिक मधुमक्खी बनते हैं। मतलब बिना निषेचन के ही नए जीव की उत्पत्ति होती है, बिना निषेचन के नए जीव बन जाते हैं। यह प्रक्रिया को ही हम अनिषेक जनन कहते हैं और इस प्रकार के जनन मधुमक्खी में देखने को मिलता है। आइए आगे समझते हैं। निषेचन पश्च घटना, यह है निषेचन पश्च घटना, मतलब निषेचन के बाद की घटना। अब तक हम लैंगिक जनन की घटनाओं में देखे, लैंगिक जनन में पहला देखे कि युग्मक का निर्माण हुआ, युग्मक जनन की प्रक्रिया हुई, युग्मक का स्थानांतरण हुआ। मतलब कह सकते हैं कि यह जो घटनाएं थी निषेचन से पहले की घटनाएं थी। फिर देखें निषेचन को, निषेचन में देखें कि निषेचन 2 तरीके से होता है। एक होता है हमारा आंतरिक निषेचन, दूसरा होता है बाह्य निषेचन। अब इससे आगे की घटना को समझते हैं जिसका नाम है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटनाएं में क्या होती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा निषेचन के बारे में। निषेचन जैसे ही जीवों में संपन्न होता है, फर्टिलाइजेशन जब संपन्न होता है, तब उसके बाद युग्मनज बन जाता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज बोले तो जाइगोट का निर्माण होता है और यह धीरे धीरे, यह युग्मनज धीरे धीरे वृद्धि करके भ्रूण बनाता है और यह भ्रूण विकसित होकर के नए संतान या नए जीव बनाते हैं। देखिए समझते हैं। निषेचन के पश्चात होने वाले समस्त घटनाएं निषेचन पश्च घटना कहलाती है। निषेचन के बाद होने वाले सभी घटनाएं निषेचन पश्च घटना कहलाती है। इनमें
युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज वृद्धि करके भ्रूण बनाते हैं और यह भ्रूण विकसित होकर नए संतान या जीव की उत्पत्ति करता है। आइए समझते हैं बारी बारी से। पहला प्रक्रिया देखते हैं युग्मनज को। पहला युग्मनज जाइगोट। जब निषेचन की क्रिया संपन्न होता है तब युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज सदैव द्विगुणित होता है। युग्मनज सदैव द्विगुणित होता है क्योंकि इसका निर्माण दो अगुणित युग्मक, एक होता है हमारा नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक, इन दोनों के मिलने से बनता है युग्मनज। एक होता है नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। देखिए, एक है नर युग्मक और दूसरा है मादा युग्मक, अगुणित है। ये दोनों जब मिल जाता है 2n तब बनता है युग्मनज। ठीक है, तब बनता है क्या? युग्मनज। तो युग्मनज जो होता है सदैव द्विगुणित होता है क्योंकि इसका निर्माण दो अगुणित युग्मक, एक नर और दूसरा मादा युग्मक के मिलने से होता है। बाह्य निषेचन करने वाले प्राणी में जो प्राणी बाह्य निषेचन करता है उनमें युग्मनज का निर्माण शरीर के बाहर होता है और अंतः निषेचन करने वाले प्राणियों में युग्मनज का निर्माण शरीर के अंदर होता है। ध्यान रखिएगा, जो जीव बाह्य निषेचन करता है उनमें युग्मनज का निर्माण शरीर के बाहर होगा। जो जीव अंतः निषेचन करता है, आंतरिक निषेचन करता है, उन जीवों में युग्मनज का निर्माण शरीर के अंदर होता है। ठीक है, अब युग्मनज जैसे ही बन जाता है तो यह युग्मनज धीरे धीरे वृद्धि करके भ्रूण बनाता है। यह युग्मनज वृद्धि करके भ्रूण बनाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं भ्रूणोद्भव को, एम्ब्रियोजेनेसिस को। देखिए, भ्रूणोद्भव क्या होता है कि भ्रूण का निर्माण होता है। अगर भ्रूण का निर्माण होता है या भ्रूण का विकास होता है उससे ही हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। हमने अभी पढ़ा युग्मनज वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण करता है और जब यह भ्रूण विकसित कर रहा होता है, धीरे धीरे भ्रूण विकसित कर रहा होता है, इसी को हम भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। होता क्या है आइए समझते हैं। हमने आपको बताया युग्मनज जो होता है वह सदैव द्विगुणित होता है क्योंकि उसमें दो अगुणित युग्मक मिले होते हैं, एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक, तो उसकी संरचना 2n होता है। अब वह युग्मनज आगे वृद्धि करके भ्रूण बनाता है और उस भ्रूण वाली संरचना में कोशिका विभाजन होता है। यह कोशिका का विभेदन होता है। जैसे समझिए, यहाँ 2n था युग्मनज की संरचना, उसमें समसूत्री विभाजन होना शुरू हो जाता है और उससे क्या होता है कि कोशिका दो भागों में बटी। कोशिका दो भागों में बटी लेकिन दोनों अलग अलग नहीं होता है, दोनों अलग अलग नहीं होता है, विभाजन होता है लेकिन एक दूसरे से थोड़ा सा जुड़ा हुआ ही रहता है, विभेदन टाइप रहता है। तो देखिए, यहाँ आपको दो कोशिका दिख रही है, एक और एक, दो। फिर आगे चल के इन दोनों में भी विभाजन की क्रिया होती है और दो से बन जाता है 4, 1 2 3 4 हो गया। फिर यह विभाजन कम नहीं होता है, आगे इन चारों कोशिकाओं में फिर विभाजन होता है और 4 से हो जाता है 8, दिख रहा है यहाँ। फिर यही कोशिका में फिर से विभाजन होता है और 8 से हो जाता है 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, फिर 256 और ऐसे करके सैकड़ों, हजारों, करोड़ों कोशिका बन जाती है। ठीक है, और तब जाके कोई जीव का निर्माण होता है, कोई जीव का संरचना बनता है और फिर उस जीव का जन्म होता है और इसके बाद ही लैंगिक जनन की क्रिया पूरा हो जाती है। आइए देखते हैं, भ्रूण का निर्माण पौधे व जंतु दोनों में होता है। भ्रूण का निर्माण पौधों में भी होता है और जंतु में भी होता है। भ्रूण का निर्माण होना या इसका विकास भ्रूणोद्भव कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। इस प्रक्रिया में
इस प्रक्रिया में एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज में, जो कोशिका होता है द्विगुणित युग्मनज, इस प्रक्रिया में एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज में सूत्री विभाजन तथा कोशिका का विभेदन की क्रिया होती है। देख रहे थे कि कोशिका दो भागों में टूट रही थी, लेकिन अलग, एक दूसरे से अलग नहीं हो रही थी। टूट तो रही थी लेकिन अलग नहीं हो रही थी, मतलब कोशिका विभेदन की क्रिया होती थी। आगे देखते हैं कि कोशिका की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती है। जब कोशिका विभाजन या कोशिका विभेदन की क्रिया होती है तो कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। कोशिका विभेदन द्वारा कोशिका में आवश्यक रूपांतरण या आवश्यक जो बदलाव आने लगती है। देख रहे हैं यहाँ बदलाव हुआ ना, 2 कोशिका फिर 4 8, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहा है। तो सभी कोशिका में जो रूपांतरण होती है, बदलाव आती है, उससे विशेषीकृत उत्तक बनते हैं। आपने पढ़ा है बेसिक बायोलॉजी में, बहुत सारे कोशिका मिल करके उत्तक बनाते हैं, बहुत सारे कोशिका मिल करके उत्तक का निर्माण करते हैं और फिर बहुत सारे उत्तक मिल करके अंग बनाते हैं और कई अंग मिल करके अंगतंत्र बनाते हैं और अंगतंत्र के समूह से नए जीव का निर्माण होता है। आइए देखते हैं। तो जैसे ही कोशिका में आवश्यक बदलाव आते हैं, इस बदलाव के कारण विशेषीकृत उत्तक का निर्माण होता है। फिर यह उत्तक मिल करके अंग बनाते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करता है और जिसके परिणाम स्वरूप नए जीव का निर्माण होता है। अब बात करते हैं जंतुओं में भ्रूणोद्भवन जो होता है, जंतुओं में जो भ्रूणोद्भव होता है, इसकी प्रक्रिया आंतरिक होती है या बाह्य होता है। 2 तरीके से होता है, या तो आंतरिक या बाह्य। इस आधार पर जंतु को 2 भागों में बांटा गया है। एक है अंडप्रजक प्राणी, जिसको हम विविपेरस एनिमल कहते हैं, और दूसरा है सजीव प्रजक प्राणी। ये देखते हैं अंडप्रजक प्राणी ओविपेरस एनिमल के बारे में। यह वैसा जीव होता है जो सीधे रूप से बच्चे को जन्म न देकर निषेचित या अनिषेचित अंडे देते हैं। अंडप्रजक प्राणी या अनप्रजक जीव कहे जाते हैं। जितने भी सरीसृप हैं, पक्षी के अंडे हैं, वे सभी कठोर कैल्शियम युक्त खोल से ढके होते हैं, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के बाद, अंडे के फूटने के बाद नए जीव का निर्माण होता है। एक निवेशन अवधि के बाद अंडे का फूटन होता है और उसके फूटने के बाद नए जीव का निर्माण होता है। इन जीवों में जैसे कि मुर्गी, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, बत्तख आदि में ये सभी जीव अंडप्रजक प्राणी है, क्योंकि ये सभी जीव अंडे देते हैं, बच्चे को जन्म न देकर अंडे देते हैं, फिर अंडे का सेवन करते हैं, मतलब अंडे पे बैठते हैं कुछ अवधि के लिए और उस अवधि के बाद अंडे फूटता है और उससे नए जीव का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा एक चीज़ और कि जितने भी सरीसृप है और पक्षी, उनके अंडे कठोर कैल्शियम युक्त खोल से ढका होता है। ध्यान रखिएगा, अंडे जो होते हैं कैल्शियम युक्त खोल के ढके होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, मधुमक्खी एक ऐसा जीव है, मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जो निषेचित और अनिषेचित दोनों प्रकार के अंडे देते हैं। मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जो निषेचित अंडे भी देते हैं और अनिषेचित अंडे भी देते हैं। हमने आपको पढ़ाया था कि मधुमक्खी जो होती है वह 3 प्रकार की होता है। एक होता है रानी मधुमक्खी, छाता की बात करते हैं मधुमक्खी के छाता में, एक रानी मधुमक्खी होती है, एक नर मधुमक्खी और एक होता है श्रमिक या कार्यकर्ता मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी क्या करती है, वह निषेचित या अनिषेचित अंडे दोनों देती है। जब अनिषेचित अंडे देते हैं उससे नर युग्मक या ड्रोन बनता है, जिसमें अगुणित युग्मक होता है एन, और रानी मधुमक्खी में भी अगुणित युग्मक होता है। फिर इन दोनों आपस में संलयन करते हैं, मतलब फिर रानी मधुमक्खी अब निषेचित अंडे देते हैं और यह निषेचित अंडा और नर मधुमक्खी का जो युग्मक होता है दोनों आपस में मिलते हैं, जिससे
2n संरचना बनता है और इस संरचना से श्रमिक या कार्यकर्ता मधुमक्खी बनते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जो निषेचित और अनिषेचित दोनों प्रकार के अंडे देते हैं। आइए आगे समझते हैं सजीव प्रजक प्राणी किसे कहते हैं। विविपेरस एनिमल को देखते हैं। वे जीव जिनमें निषेचित अंडे का विकास मादा शरीर के अंदर होता है। वे जीव जिनमें निषेचित अंडे का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है और एक निश्चित अवधि के बाद प्रसव प्रक्रिया द्वारा नए शिशु का जन्म होता है, सजीव प्रजक प्राणी कहलाता है। मतलब कि जिन जीवों में मतलब वैसा जीव जिसमें अंडे का निर्माण नहीं होता, अंडे का निर्माण होता है, ठीक है, अंडे का निर्माण होता है, लेकिन उस अंडा का जो विकास होता है, जो वृद्धि होता है, वह उस जीव के शरीर के अंदर होता है। और जैसे ही पूर्ण रूप से उसका विकास हो जाता है तो वह जीव प्रसव प्रक्रिया द्वारा नए शिशु को जन्म देता है। इसके उदाहरण होंगे स्तनधारी, मनुष्य, घोड़ा, गाय, बंदर आदि। इसके उदाहरण क्या होंगे? स्तनधारी होंगे, मनुष्य होंगे, घोड़ा होंगे, गाय होंगे, बंदर और इत्यादि कह सकते हैं। इन सभी जीवों में आप देखिएगा कि ये जीव में निषेचित अंडे का विकास जीव शरीर के अंदर होता है, वही मादा जीव शरीर के अंदर, और एक निश्चित अवधि के बाद प्रसव प्रक्रिया द्वारा नए जीव का निर्माण होता है और इस प्रकार से लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होता है। हमने पिछला वीडियो में उस टॉपिक को छोड़ दिया था, वह टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, कुछ जीव को हम मौसमी प्रजनक कहते हैं, सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। ये क्या होता है आइए जानते हैं। वे सभी प्राणी जो साल के विशिष्ट या अनुकूल मौसम में, जैसे भोजन, पानी व जलवायु की प्रचुरता के दौरान, मतलब कि ये जीव जो होते हैं वह साल के जब उनके लिए अनुकूल मौसम होते हैं, जब उनके लिए उचित भोजन मिलते हैं, पानी मिलते हैं, जलवायु की प्रचुरता होती है, उस दौरान ये जीव प्रजनन करते हैं या संभोग करते हैं। ऐसे जीव को ही हम मौसमी प्रजनक, सीजनल या फिर सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। जैसे घोड़ा, मेढक, छिपकली, पक्षी, हिरन, भालू, सुअर आदि। ये सभी ऐसे जीव हैं जो एक अनुकूल मौसम के दौरान, साल के एक ऐसे मौसम आते हैं जब उनके लिए अनुकूल मौसम मिलता है, उस समय ही यह जीव प्रजनन करते हैं, इसलिए इसे हम सीजनल ब्रीडर्स या मौसमी प्रजनक कहते हैं। आइए आगे समझते हैं ऐसे जीव को समझते हैं जिसे हम सतत या निरंतर प्रजनक कहते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ठीक है, ये सीजनल ब्रीडर्स के जस्ट उल्टा होगा। देखिए समझते हैं, वे सभी प्राणी जो साल के किसी भी मौसम के दौरान, साल में कैसा भी मौसम रहे या अपने पूर्ण जनन काल में, जब तक इनके जनन काल की अवधि होती है, उस संपूर्ण जनन काल में जनन करने के लिए सक्रिय होते हैं, ऐसे जीव को ही सतत प्रजनक या निरंतर प्रजनक जीव कहते हैं। इन जीवों में बंदर को शामिल किया गया है, मनुष्य भी इसी में आते हैं। मनुष्य को आप देखिएगा, वह साल के किसी भी मौसम में प्रजनन करने के लिए अनुकूल होते हैं, तो इसलिए मनुष्य को कंटिन्यूअस ब्रीडर्स की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा कपी को रखा गया है, गाय को, गोरिल्ला आदि ऐसे जीव है ये जिन्हें हम कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के नाम से जानते हैं। अब आज का कुछ प्रश्न है जिसे आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर जाइए। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, सतत प्रजनक जीव के उदाहरण बताएं। दूसरा है,
मधुमक्खी में होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तीसरा, उभयचर प्राणी में किस प्रकार का निषेचन होता है? आप जल्द से जल्द इस 3 प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।